नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए हम लोग ग्रामीण प्रवेश की क्लास को लगातार कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुल मिलाकर के 20 वीडियोस का एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट ग्रामीण प्रवेश का कवरेज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो आप लोगों का कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आप लोग ये क्लास कर लेते हो 20 के 20 हो तो यकीन मानो कि ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन से आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मैंने इनको वन वर्ड फॉर्मेट में इनको चेंज करवा दिया है, तो हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है। मैंने आपके राजस्थान पटवारी, ठीक है, अपना ये हो गया एमपी वाला हो गया, अपना उत्तर प्रदेश हो गया, और भी जितने भी पड़ोस के राज्य हैं जहां पे भी पटवारी परीक्षा होती है तो वहां से उठाए हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए फाइनली देखते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यह है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। यह बना था आपके 1986 में। ठीक, नेक्स्ट है गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। देखिए लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर यूज होता है, वो जल प्रदूषण का तो नहीं होता, आप सब लोगों को पता है, ये ध्वनि प्रदूषण का होता है। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का। अगला है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। ये 1967 में हुआ था। अगला कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। तो एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, इसके क्या थे, 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। देखो जैसा आप लोगों को कराया जा रहा है आप लोग उसी तरीके से इनको याद कर लो। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उनमें एमसीक्यूज भी दिए हुए थे। ठीक है, तो उनको एमसीक्यूज को तो मैंने नहीं कराया, यहाँ पे वन वर्ड फॉर्मेट में इन क्वेश्चनों को चेंज कर दिया है। तो अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं कि भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था संत विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का कितना प्रकार चला जाता है। तो कुल मिलाकर के 70% जो है वो ऊष्मा चली जाती है। तो ये बात याद रखेंगे। अगला है कि जलवायु एवं ध्वनि भूमि प्रदूषण की समस्या ये बाहरी पर्यावरण की है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगले आप लोगों के लिए प्रश्न की निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। निर्मल ग्राम योजना का संबंध बेसिकली इस चीज से है कि जो बाहर मलमूत्र ठोस एवं आधे ठोस कचरे के से स्वस्थ निस्तारण से, मतलब कि गांव को स्वच्छ रखने से, सिंपल भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो। अगला है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब से की गई थी। तो ये 14 नवंबर 2004 से नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अगला है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट की गई थी। ये की गई थी आपके दिसंबर 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है, कौन कौन सी। तो दमा, क्षय, ठीक है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वायु प्रदूषण से होती हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। यह किया गया था 1991 में। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि धात्री माता के 850 मिलीलीटर दूध में कितने मिलीग्राम कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के 290 मिलीग्राम की होती है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। तो इस पे स्टार बना लो, अच्छा प्रश्न है ये। तो ये है आप लोगों का हथकरघा उद्योग। अगला है कि भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन। तो वो होता है आपका जिला अधिकारी। अगला है कि भारत में किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना माना है। तो ये मनरेगा जो चालू हुई थी कांग्रेस की सरकार में, उसको माना था। अगला है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया।
तो पंजाब में नहीं चला गया था, क्योंकि पंजाब में तो 5 नदियां हैं, आप लोगों को पता है, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, रावी। ठीक है, तो इस वजह से नहीं चला गया। अगला है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया था? तो यहाँ पे एटा, मैनपुरी और आगरा, इनमें नहीं चलाया गया था। अगला है कि योजना आयोग ने किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? तो ये किसे माना है? विकास खंड को माना है, तो याद रखें। अगला है कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? ये वाला जो क्वेश्चन है आपका शायद किसी परीक्षा में पूछा गया था, अपने उत्तर प्रदेश वाले में, शायद मेरे ख्याल से ये वीडियो या लेखपाल वाले में किसी में पूछा गया था। तो ये कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चकबंदी का संबंध जो है भूमि सुधार कार्यक्रम से। चकबंदी मैंने बताया ही था आप लोगों को, क्या होता है कि जो बिखरी बिखरी जोतें होती हैं, मतलब खेत होते हैं, उनको जैसे मान के चलो किसी के पास 5 बीघा खेती है, ठीक है, पर उसकी खेती क्या अलग अलग बटी हुई है, तो क्या किया जाए कि चकबंदी योजना के अंतर्गत उसे एक पूरी की पूरी भूमि दी जाएगी 5 बीघा की, और इसके जो बाकी जो खेत हैं तो जिस और किसी के जिसके पास में खेत होगा तो उसे दे दिया जाएगा, बट इसको क्या किया जाएगा कि 5 बीघा एक ही जगह पे 5 बीघा भूमि दे दी जाएगी, तो इसे कहते हैं चकबंदी योजना। नेक्स्ट है कि भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो ये है आप लोगों का मध्यस्थों, मतलब जमींदारों का उन्मूलन, इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस राज्य में नहीं चलाया गया था? ये अपने उत्तर प्रदेश में नहीं चला था। नेक्स्ट, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस जमातीय आकृति में बांचकर नापना आसान होता है? तो त्रिभुज में आसान होता है। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट, 1 एकड़ में कितना बीघा कच्चा रकबा होता है? तो 5 बीघा। ठीक है, तो मैंने कल ही बताया था ना आप लोगों को कि मैंने कहा था 1 एकड़ में कुल मिलाकर कितना बीघा होता है? 5 बीघा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। अगला है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में? तो राज्य सूची में आता है। अगला है कि भारत में संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार हो गया? अब केवल विधिक अधिकार रह गया है। ठीक, अगला है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो पश्चिम बंगाल में मिली। नेक्स्ट, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 या 5 होती है। अगला, ज्ञात उच्चात का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? ये बेंचमार्क कहलाता है। अगला, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो ये टॉमस मुनरो ने की थी। अगला, ग्रामीण समाज विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है, ये संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण ये किया गया है। अगला है कि भू क्षेत्रफल मापने की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई कौन सी है? तो ये हेक्टेयर होती है। इस पे स्टार बना लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पारंपरिक तौर पे भू क्षेत्रफल के मापने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बता दूं आप लोगों को, इसका जरीब का किया जाता है। ठीक है, तो जरीब का किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो आप लोगों को लगभग 4 वीडियोस में इनको कवर करा दूंगा, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। क्लास जैसे मतलब 5 बजे क्लास आती है तो उसके लगभग आधे घंटे बाद आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो जाकर के। ठीक है, इनको अच्छी तरह रट लेना, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही सारी किताबों से कलेक्ट की हैं, तो काफी अच्छा रहेगा अगर आप लोग इनको कर लेते हो तो। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे, उनको ग्रामीण प्रवेश की प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हो। इस नाम से प्लेलिस्ट पहले नंबर पर मिल जाएगी आप लोगों को, लेखपाल 2020 ग्रामीण प्रवेश। ठीक है, और इसके अलावा एक पहले भी मैंने कोर्स बनाया था जब 2019 में जो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो लेखपाल आए थे उसके लिए। ठीक है, बट वापस हो गए थे जो फॉर्म, तो ये 2019 वाला भी क्रैश कोर्स था, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हो, चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों यूजफुल होंगे।
तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इसके अलावा पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाए। तो अब मिलते हैं हम लोग शाम को 8 बजे वाली जीएस की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।